नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ। बता दें कि मौसम विभाग ने बारिश को लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और पौड़ी के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है और मौसम विभाग ने भारी बारिश होने की जताई है संभावनाएं। पिछले 24 घंटे में देहरादून और हरिद्वार में रिकॉर्ड तोड़ बारिश होगी। 7 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है। देहरादून में 118 mm हुई है बरसात, यानी कि 118 मिलीमीटर बरसात हुई है। हरिद्वार जिले में सबसे अधिक 154.2 mm बारिश दर्ज की गई है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हरिद्वार जिले में सबसे अधिक 154 से ज्यादा बरसात जो है वो दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और पौड़ी के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है और यही कारण है कि लगातार अब एक्टिव नजर आ रही है एसडीआरएफ की टीम। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अवनीश प्रेमी, ब्यूरो हेड उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, अभी क्या माहौल है वहां पे? बरसात लगातार हो रही है या नहीं हो रही? क्या स्थिति है उत्तराखंड में? छोटी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अगर हम पूरे उत्तराखंड की बात करें तो अधिकांश इलाके ऐसे हैं, चाहे वो मैदान के हों, कुमाऊं के हों, गढ़वाल के हों, लगातार बारिश है और भारी बारिश यहाँ पर हो रही है। यही कारण है कि जो मैदानी जिले हैं वहां पर अधिकांश इलाकों में जल भराव की स्थिति है, रास्ते बंद हैं और पूरे उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो 273 सड़कें हैं जो पूरी तरह बंद हैं। मतलब एक तरह से उनका जो संपर्क है वो कटा हुआ है। इसके साथ साथ 11 ट्रेनें हैं जिनको रद्द यहाँ पर किया गया है। उत्तरकाशी, हरिद्वार, देहरादून के स्कूल हैं जिनको बंद कर दिया गया है। तो बहुत स्थिति बदतर है और खास बात ये भी कह सकते हैं कि लगातार एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। चारधाम यात्रा भी कहीं ना कहीं बाधित हो रही है और खास बात यह है कि देहरादून और हरिद्वार जो जिले हैं वहां पर बहुत भारी मात्रा में जो है बारिश हो रही है। तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इस समय देखा जाए तो कांवड़ यात्रा भी चल रही है। उसके बावजूद भी चीजें सुचारू हैं, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा है और यही कारण है कि सड़कें अवरुद्ध हैं। लोगों को आवाजाही में दिक्कत यहाँ पर बहुत ज्यादा हो रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पे दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है। तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पे पता चलता है। लेकिन बात की जाए तो देखिए, कई जगह जल जमाव भी हुआ है, कई जगह लगातार लहरें इस तरीके से पानी की बह रही है कि बस को या फिर ट्रक को सबको तिनके की तरह बहकर ले जा रही है। तो ऐसे में सरकार वहां पे कैसे मुस्तैद नजर आ रही है अवनीश जी? देखिए छोटी, कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि पहाड़ की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, जो वो मैदानी इलाकों से अलग है। तो आपदा हो या बारिश हो, लगातार उत्तराखंड का उनसे कोई पुराना नाता रहा है। लेकिन इतना भी इस बार बारिश बहुत ज्यादा है, इसीलिए सरकार की जो कोशिशें सरकार ने की थी, जो व्यवस्थाएं की थी, वो नाकाफी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हालांकि एसडीआरएफ की टीमें जो है वो संवेदनशील क्षेत्रों पर तैनात की गई हैं। लगातार वो रेस्क्यू कर भी रही हैं जहाँ पर किसी तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं या घटना हो रही है। लेकिन क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा है और कंटिन्यू बारिश हो रही है, रुक रुक कर बारिश यहाँ पर हो रही है, तो उसकी वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और यही कारण है कि खुद मुख्यमंत्री कल सड़कों पर उतरे थे। देहरादून में जो जल भराव की स्थिति थी उसका जायजा मुख्यमंत्री ने खुद लिया था अधिकारियों के साथ साथ। और खास बात यह है कि आपदा प्रबंधन केंद्र जो बनाया गया है वहां पर हर जिले की मॉनिटरिंग की जा रही है। खास बात यह है कि अगर हम हरिद्वार की बात करें तो उसके जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो सोनाली नदी है उसका जो तटबंध है वो टूट गया है और गांव सीमली, कनपुर जो गांव है आसपास, वहां पर पानी काफी भर गया है। तो कह सकते हैं कि बारिश का जो कहर है वो सिर्फ एक जिला, एक क्षेत्र में नहीं है, पूरे उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। और अब तो देखा जाए हालात बदतर होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरत है कि लोगों को जो परेशानी आ रही है उनका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अवनीश जी तमाम जानकारियों के लिए। सीधे चलेंगे देहरादून, जहां विधानसभा के नवनिर्मित पुस्तकालय का उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। कि जब हम इन सब चीजों से दूर होते जा रहे हैं, पढ़ने की बात करते हैं, तो अधिकांश लोग आजकल ऑनलाइन या ब्लॉग या सोशल मीडिया पर उसी को पढ़ने के आदी हो गए हैं। इनके द्वारा भी काफी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन
पुस्तक को पढ़ना और बारीकी से उसका अध्ययन करना, ये अपने आप में एक अलग अनुभव है, अलग बात है। मैंने एक बार भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित शिवाजी सामंत की एक किताब ली, युगंधर, मुझे याद आ रहा है, यहीं पर रिकलेक्ट कर रहा हूँ। और मैंने जब उसको पढ़ना प्रारंभ किया तो मेरे ख्याल से उसके कम से कम 1200 से सिर्फ 1500 पन्ने होंगे। जब तक वो पूरी नहीं हो गई, 1 महीना लगा होगा, 1.5 महीना लगा होगा, लेकिन एक तरह से उसका जैसे किसी चीज का नशा होता है, उस नशे की तरह हो गया। हर दिन कुछ न कुछ पढ़ते थे और लगता था कि कुछ नया मिलेगा। तो ये बातें, क्योंकि मैं यहाँ से इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग तो सब लोग जो है कुछ पढ़े हैं, कुछ पढ़ के आए हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। जो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसको हमें वास्तव में ये विरासत में जरूर देना चाहिए। और आज महामहिम जी आपके आशीर्वाद से और ऋतु जी के प्रयासों से ये काम हमारा प्रारंभ हुआ है। और इस पुस्तकालय में जो उपलब्ध पुस्तकें हैं, उस पुस्तकों से हमें हर प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा और हर मुश्किल को दूर करने के जो उपाय भी मिलेंगे। कॉल एंड सद्दा द्वारा लिखित प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट ऐसी पुस्तक है, जिसके बारे में जब हमारा विधायकों का जब मैं पहली बार चुनकर आया था तो एक प्रशिक्षण वर्ग हुआ था। उसमें हमारे बहुत सारे लोग देश भर के आए थे। अभी उन लोगों ने भी इस पुस्तक के बारे में विस्तार से हम सबको बताया, जिसके अध्ययन से आप जो हमारी संसदीय जो ज्ञान है, संसदीय विधि है, उसके बारे में अच्छा सा ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। और सदन में कभी भी कई बार ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है तो हमारे जो विद्वान सदस्य हैं वो उस पुस्तक को ही देखते हैं। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी भी अक्सर जो है उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं और विधानसभा अध्यक्ष जी के पास तो रखी रहती है। तो कहीं ना कहीं उन राजनीतिक संकट उत्पन्न हो जाए या कोई चीज ऐसी आ जाए जिसका समाधान न मिल रहा हो, तो उसका भी तत्काल रूप से समाधान इसमें मिलता है। ऐसे अनेकों युक्ति युक्त प्रसंगों के बारे में जानकारी एवं समाधान इन पुस्तकों के माध्यम से हमको मिल सकता है। और विशेष रूप से जो लोग पहली बार चुनकर आते हैं उनके लिए ये हमारा जो पुस्तकालय है या सदन की कार्यप्रणाली है, जो उस समय क्योंकि जो भी सदन में आता है तो बाहर भले ही बहुत अच्छा बोलता होगा, लेकिन सदन के अंदर आकर जो है स्थिति थोड़ा बदल जाती है। क्यों श्रीपद जी ऐसा होता है सुरेश भाई? तो इसके अंदर आकर जो है थोड़ा वो एक हम लोगों को लगता है कि हम बड़े वैसे कई बार क्योंकि बोलते बोलते, और मुझे तो याद है कि पहली बार मैंने यशपाल जी से ही प्रश्न पूछा था, आप रेवेन्यू मिनिस्टर थे उस समय, तो एक बग्गा चौबन गांव के बारे में लगा था तो स्थगित हो गया। हालांकि सभी लोगों की एक परंपरा रही है कि जो नए हमारे सदस्य आते हैं उनको सबको जो है खूब प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं बोलिए, किसी की मेडन स्पीच होती है, ये होता है, प्रोत्साहन का एक तरीका होता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये पुस्तकें और हमारी जो विधानसभा का इस पुस्तकालय का हमेशा इसका उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि इस पुस्तकालय में हमारे सदन से संबंधित कार्यसूची के अनुसार संचालित सदन की कार्रवाई, ऐसे तमाम चीजें और कार्रवाई के दौरान जो हुए व्यवधान हैं उन सभी के जो अभिलेख हैं वो उपलब्ध रहते हैं। और जैसा आपने कहा कि तिवारी जी के द्वारा दिए गए वक्तव्य हैं, हमारे प्रकाश पंत जी के द्वारा, उनके द्वारा भी तमाम ऐसे वक्तव्य इसके अंदर दिए गए हैं। और इंदिरा हृदय जी ने भी बहुत सारे वक्तव्यों पर यहाँ पर चर्चा की है। निश्चित रूप से उनको भी हम इस अवसर पर जहाँ इतना शानदार पुस्तकालय बन रहा है उन सब का ये भी स्मरण करें और पुराने जो अभिलेख हैं उनसे बहुत सारा मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त होगा। और इस पुस्तकालय का जो निरंतर उपयोग है उससे जो कठिन से कठिन बिंदु हैं, कठिन से कठिन चीजें हैं, वो भी हमारे माननीय सदस्यों के लिए आगे आने वाले समय में एक मार्गदर्शन का काम करेंगे।
और उस समय में जो लोगों ने पीछे के जो अभिलेख हैं उनसे हम सीख सकते हैं कि जब परिस्थितियां कई बार हमारे सामने ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं जिसमें कोई मार्ग नहीं दिखाई देता, तो उसको हम लोग जो है सरल कर सकते हैं, उसको सुलझा सकते हैं। और आज माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार और साक्षरता की जो दर है, समाज की राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता के कारण वर्तमान समाज में लगभग सभी क्षेत्रों में परिवर्तन आया है। और जो डिजिटल लाइब्रेरी भी इसका एक उदाहरण है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग कर हम सब लोग अपने विभिन्न क्षेत्रों में चीज़ों को बहुत आसान कर सकते हैं। और आज हमको यहाँ पर पुस्तकालय मिला है, तमाम सारे अभिलेख मिले हैं, पुराने लोगों के द्वारा जो वक्तव्य दिए गए हैं उन सबको हमको आत्मसात करने का अवसर मिलेगा। मैं इसके लिए माननीय अध्यक्ष जी को बहुत बधाई देता हूँ, विधानसभा के सभी अधिकारियों का, उनके साथियों का जिन्होंने इस पुस्तकालय के सृजन में अपना योगदान दिया है, उन सबको भी बहुत बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए और एक बार आदरणीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी का पुनः अपनी तरफ से स्वागत करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नेता सदन, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी। कहना चाहूंगी कि कर्म भूमि पर फल के लिए, कर्म भूमि में फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। ऊपर वाला सिर्फ लकीरें देता है और रंग हम सभी को। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप देहरादून से सुन रहे थे। कई बड़ी बातें उनकी तरफ से की गई। बता दें कि नवनिर्मित उद्घाटन हो रहा था पुस्तकालय का और ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी का संबोधन था जिसको आप सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के कोटद्वार में मंगलवार रात को एक बड़ा हादसा हुआ है। बीती रात करीब 7:30 बजे कोटद्वार से करीब 3 किलोमीटर आगे दुगड़ा की ओर लालपुर के समीप एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इस कार में 5 लोग सवार थे। कार का अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है, लेकिन एक युवक का शव बरामद कर लिया गया है। वहीं नदी में बहे 2 युवकों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। तो अनियंत्रित होकर यहाँ पे नदी में एक कार जा गिरी है और ऐसे में एक शव बरामद कर लिया गया है। 5 लोग टोटल सवार बताए जा रहे हैं। इस कार में कुछ लोग अभी तक गायब है जिनका अता पता नहीं चला है। रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है और ये तस्वीरें उस समय की है जब शव को रेस्क्यू कर रहे थे। और ऐसे में देखिए कई ऐसे शव है जो अभी तक लापता बताए जा रहे हैं, जिनको ढूंढने के लिए गोताखोरों की सहायता ली जा रही है। और ऐसे में एक कार जो थी वो अनियंत्रित होकर गिर गई थी। इसी खबर में ज्यादा जानकारी के साथ अंजना गोयल हमारे साथ जुड़ चुकी है। अंजना, कब का यह हादसा बताया जा रहा है? क्या कुछ जानकारी है? क्या किसी का पता चल पाया है? जी मैं आपको बता दूं, ये हादसा देर शाम का है और जिस तरह से कल वे लोग दुगड्डा से वापसी कर रहे थे उस टाइम ये हादसा हुआ। लालपुर के पास उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर के खाई में गई, समा गई और उसमें 5 लोग सवार थे, जिससे 2 लोग को सुरक्षित और कोटद्वार के बेस अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। वहीं 3 लोगों की लापता होने की अभी जानकारी है, जिसमें कि एक को शव सुबह मिल चुका है और 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कहाँ से ये लोग आए थे, किस ओर जा रहे थे, क्या कुछ जानकारी है अंजना? ये लोग बिजनौर के रहने वाले हैं और वहाँ घूमने के लिए दुगड्डा की तरफ जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते के बीच से ही ये लोग जब वापसी हुए तो उसके बाद ये हादसा हो गया था। सब एक ही फैमिली के बताए जा रहे हैं क्या? परिवार के हैं और बिजनौर के रहने वाले हैं। एक शव बरामद कर लिया गया है। आगे क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आई है? पुलिस का क्या बयान आया है? किस तरीके से रेस्क्यू अभियान चल रहा है? क्या कुछ जानकारी है? पुलिस के मुताबिक लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। देर रात भी 1 बजे तक रेस्क्यू किया गया था, लेकिन बहुत ज्यादा जल भराव और अंधेरा होने के कारण नहीं हो पाया था। तो सुबह 4 बजे से फिर दोबारा रेस्क्यू शुरू कर दिया गया था, जिसमें एक बॉडी मिल चुकी है और 200 सबसे तलाश की एलटीआरएफ टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। तो कार जब नदी में गिरी उसके कितने वक्त बाद पुलिस वहां पे पहुंची थी रेस्क्यू टीम के साथ? ये हादसा लगभग शाम के 7 बजे के करीब हुआ है और 7:30 बजे तक एलटीआरएफ और पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी और तब से ही लगातार रेस्क्यू जारी है। किसके द्वारा जानकारी पुलिस को दी गई थी? वहाँ पर जो स्थानीय लोग थे उन्होंने गाड़ी को गिरते हुए जब देखा तो उन्होंने पुलिस को वहाँ पर और 112 पर सूचना दी। उसके बाद पुलिस मौके पर तुरंत पहुंच गई।
तो कितने लोगों की, क्या पुलिस का कोई बयान आया है कि अभी तक किसी लोगों का अता पता चला है या नहीं चला है? क्योंकि एक शव तो बरामद कर लिया गया है। जी हाँ, अभी तक जो 3 लापता युवक थे उनमें से एक को ही शव बरामद हुआ है और 2 का अभी लापता है, तो उनकी भी तलाश जारी है। साथ ही गाड़ी को भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजना, तमाम जानकारियों के लिए। तो वही कांग्रेस पार्टी आज राजधानी देहरादून के गांधी पार्क स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक मौन सत्याग्रह करने जा रही है। मौन उपवास पर सफल बनाने के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। कांग्रेस के इस मौन सत्याग्रह को लेकर प्रदेश की बाल विकास और महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने तंज कसा है। रेखा आर्य ने कहा है कि कांग्रेस का मौन सत्याग्रह महज द्वंद्व बढ़ाने की सेवा और कुछ भी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के मौन सत्याग्रह महज एक नाटक है, बल्कि ऐसे नाटक करने के बजाय कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत है। कि कांग्रेस की चाहे वो मौन रहने का संकल्प हो, जनता तो कब से कह रही है कि आप मौन रहिए और वो मौन रहने का संकल्प ले रहे हैं। अच्छी बात है, आने वाले समय के लिए भी वो स्वयं में ये निर्णय कर रहे हैं तो जनता को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो मौन रहेंगे तो मुझे लगता है कि उनकी पार्टी ज़्यादा एकजुट रहेगी। वह जितना बोलेंगे तो मुझे लगता है कि जैसा हरिद्वार में हमको द्वंद्व देखने को मिल रहा है, हरिद्वार में कितने बड़े दिग्गज लोग आपस में एक सीट के लिए किस तरीके से युद्ध करते हुए हमें दिख रहे हैं, वाक युद्ध है या मौन युद्ध है, वो हमको दिखाई पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को जो कुछ भी, चाहे वो स्वाभिमान यात्रा निकाले, चाहे वो मौन लेने का संकल्प करे, उनको स्वयं में या अपने ही संगठन के अंतर्गत ये चीज़ें करके एक बार देख लेनी चाहिए। इस बीच अहम जानकारी की ओर रुख कर लेते यमुनोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है। NH 123 अडलाड के पास ये भूस्खलन हुआ है और लगातार बारिश से बढ़ी है भूस्खलन की समस्याएं। मलबा सड़क पर आने से आवाजाही रुक चुकी है। तो यमुनोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है और NH 123 अडलाड के पास ये लैंडस्लाइड की घटना निकल के सामने आई है। बता दें, लगातार बारिश के कारण लैंडस्लाइड की घटनाएं जो है वो निकल के सामने आ रही है और मलबा सड़क पर आने से आवाजाही जो है वो बाधित हो चुकी है। यहाँ पे सुचारू रूप से आवाजाही शुरू होने में एक बार फिर से प्रशासन को जुटना होगा और मलबा जो है वहां से हटाना होगा। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां यमुनोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड की घटना निकल के सामने आई है। बता दें कि नेशनल हाईवे 123 अगलाज के पास भूस्खलन हुआ है और ऐसे में यहाँ पे आवाजाही बाधित हो चुकी है। लगातार बारिश के कारण ये समस्याएं निकल के अलग अलग क्षेत्रों से सामने आ रही है। और बता दें कि NH 123 का पूरा ये मामला बताया जा रहा है, जहां पे लैंडस्लाइड हुई है और मलबा सड़क पर आने से आवाजाही रुक चुकी है। यमुनोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड की घटना निकल के सामने आई है। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे, कई जगहों से लगातार यही लैंडस्लाइड की घटना निकल के सामने आ रही है। एक बार फिर से यही तस्वीरें देखने को मिल रही है, जहां एक बार फिर से लैंडस्लाइड हुई। बता दें कि इस बार ये लैंडस्लाइड NH 123 पर हुई है। तो लगातार बारिश के कारण इस तरह की घटनाएं निकल के सामने आ रही है। समस्याएं काफी ज्यादा लोगों को झेलनी पड़ रही है और ऐसे में मलबा सड़क पर आने से आवाजाही जो है वो बाधित हो चुकी है। तो यमुनोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड की घटना निकल के सामने आई है। बता दें, बारिश के कारण लगातार लैंडस्लाइड हो रही है, अलग अलग क्षेत्रों से जानकारी आ रही है और ऐसे में NH 123 अगलाड के पास ये भूस्खलन हुआ है और लगातार बारिश से ये भूस्खलन की घटनाएं जो है वो निकल के सामने आ रही है। और एक बार फिर से यही तस्वीर NH 123 से निकल के सामने आई है, जहां लैंडस्लाइड हुई है और लैंडस्लाइड के कारण बता दें कि यहाँ पे आवाजाही वो बाधित हो चुकी है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कई जगहों से यही लैंडस्लाइड की घटनाएं निकल के सामने आ रही है। और एक बार फिर से ये अगलाज की तस्वीरें सामने आ रही है।
तो वहीं प्रदेश में भारी बरसात के चलते डेंगू का खतरा बढ़ता दिख रहा है। तो वहीं प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। बता दें कि देहरादून में 30 से अधिक डेंगू के मामले अभी तक सामने आ चुके हैं, जिस वजह से स्कूली छात्र छात्राओं को डेंगू अपनी चपेट में ना ले, इसको लेकर जिलाधिकारी सोनिका ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि प्रत्येक बच्चा पूरे कपड़े पहनकर ही स्कूल जाए ताकि डेंगू से बचा जा सके। साथ ही कहा है कि हमारी कोशिश है कि स्कूली बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके और ये तभी संभव है जब माता पिता अपने बच्चों से ये पालन करवाएंगे। ये हम सबकी जिम्मेदारी है ताकि डेंगू के खतरे को कम किया जा सके। जी, जैसे पिछले साल भी हुआ था, हमने गाइडलाइंस जारी की थी और कुछ स्कूलों ने नहीं किया था तो उन्हें नोटिस दिए गए थे। पर ये दोनों के लिए है, जो अभिभावक हैं वो भी इतने सेंसिटाइज हो जाएं कि अब क्योंकि डेंगू का सीजन बढ़ रहा है तो अपने बच्चों को फुल स्लीव्स और फुल पैंट ही पहना के भेजें और स्कूल्स भी ये कोशिश करें कि इसका अक्षरशः पालन करें जो इंस्ट्रक्शंस हमारे द्वारा किए गए। तो ये एज अ सोसाइटी, एज अ पूरी सिटी जो है, हम सिटीजन्स भी और जो उसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं वो भी, दोनों मिलके करेंगे तो ये केसेस जो है हमारे कम आएंगे। और देहरादून में मौसम विभाग ने मौसम का तत्कालिक पूर्वानुमान जारी किया है। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार कुमाऊं मंडल के जिलों में कहीं कहीं हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने 12 जुलाई को भी नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और पौड़ी जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावनाएं जताई है। वहीं मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि कुछ स्थानों में भारी बारिश होने से भूस्खलन, चट्टान गिरने के कारण नदी नालों में उफान आने की संभावनाएं है। मौसम विभाग ने लोगों को सचेत रहने की अपील की है। भारी से बहुत भारी वर्षा रहेगी और सिचुएशन है वो इसी तरह रहेगी, जो हैवी रेंस और गढ़वाल रीजन में भी मिलेगी और जो कुमाऊं रीजन है तो उसमें तो वेरी हैवी से वेरी हैवी रहेगी। भारी से बहुत भारी वर्षा रहेगी और साथ ही जो 4 डिस्ट्रिक्ट में बोले हैं, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर या इसी तरह जो है पौड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है, तो इसमें हैवी से वेरी हैवी रेंज जो है कल इनमें रहेंगी। पौड़ी में स्थित बलि मंदिर के पास नदी में एक व्यक्ति फंस गया, जिसकी सूचना देर रात कोतवाली कोटद्वार द्वारा एसडीआरएफ को दी गई। जानकारी मिलते ही मुख्य आरक्षी महावीर सिंह के नेतृत्व में एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची और सकुशल रेस्क्यू कर व्यक्ति को बाहर निकाला। व्यक्ति बिजनौर का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसकी उम्र करीब 35 साल बताई जा रही है। तो नदी में ये व्यक्ति फंस गया था और इसके बाद से रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ को इसकी जानकारी दी गई। देर रात रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया और इस व्यक्ति को सकुशल निकाल लिया गया। बता दें कि पौड़ी की पूरी घटना है, जहां नदी में ये व्यक्ति फंस गया था। बिजनौर का ये व्यक्ति रहने वाला बताया जा रहा है। इसकी उम्र 35 साल की बताई जा रही है और ऐसे में लगातार एसडीआरएफ की टीम एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। देहरादून में महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें बाल विकास विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सभी 13 जिलों के जिला अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में जुड़े। बैठक के बाद रेखा आर्या ने बताया कि बाल विकास विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं की समीक्षा की गई। आज महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में हमारे जनपदों के सभी 13 जनपदों के जिला कार्यक्रम अधिकारी वर्चुअली हमसे जुड़े हैं और आज इस बैठक के माध्यम से विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई है, जिसमें हमारे अब तक में जितने हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उन आंगनबाड़ी केंद्रों में कितनी रिक्तियाँ हैं, उन रिक्तियों पर पूर्व में एक शासनादेश जारी किया गया था कि जहाँ जहाँ पे भी रिक्तियाँ हैं वहाँ पर सहायिकाओं को, जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की योग्यताओं को पूर्ण करती हूँ, उनको स्वतः ही उस पोस्ट पर नियुक्ति मिल जाए। इसकी प्रक्रिया पर कितना अनुपालन हुआ अथवा। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।